Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 26 February 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. Our first question is cytotoxic and expired drugs are disposed of by ऐसी कोई भी मेडिसिन जो कि सेल्स के लिए टॉक्सिक हो सकती हैं, एक्सपायर डेट की होती हैं, उन्हें किस मेथड द्वारा डिस्पोज किया जाता है? डंपिंग के द्वारा, ऑटोक्लेव के द्वारा, इंसिनरेशन के द्वारा या फिर केमिकल डिसइंफेक्शन के द्वारा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को हाई टेम्परेचर पर बर्न करना। इंसिनरेशन को आप बर्न कह सकते हैं या हिंदी में इसे जलाना कह सकते हैं। ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का बेस्ट मेथड माना जाता है। डंपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को डंप कर देना, यानी जमीन में खड्डा खोदकर उसमें डालकर गाड़ देना। ऑटोक्लेविंग ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो हाई टेम्परेचर पर खराब नहीं होती। और केमिकल डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल हॉस्पिटल का, जैसे कोई लिक्विड वेस्ट है, सीवरेज आदि है, उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इस वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले इसमें केमिकल मिला देते हैं ताकि इसके अंदर मौजूद सभी हार्मफुल कंटेंट, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम इज। नॉर्मल कैपिलरी रिफिलिंग टाइम कितना होता है? 2 से 3 सेकंड, इससे कम, 3 से 5 सेकंड से कम, 2 से 3 मिनट से कम या 3 से 5 मिनट से कम? कैपिलरी हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे पतली, सबसे बारीक ब्लड वेसल है जो कि आर्टरी को वेन से जोड़ती है। आर्टरी को वेन से जोड़ने वाली जो पतली सी संरचना होती है उसे हम कैपिलरी के नाम से जानते हैं। और ये कैपिलरीज हमारे बॉडी के उन सभी दूर वाले एरियाज तक ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, जैसे कि हमारी फिंगर्स का टिप हो गया, लोअर लेग के अंदर टोज हो गए। ये सभी बॉडी के डिस्टल एरिया है, दूर के भाग है, यहाँ तक इन कैपिलरीज द्वारा ब्लड पहुंचाया जाता है। इस कैपिलरी रिफिल टाइम टेस्ट को करने के लिए हम पेशेंट की किसी फिंगर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करके 10 से 15 सेकंड तक वहां पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है और फिर अचानक से इस प्रेशर को रिलीज करते हैं। पर्सन की फिंगर का जो कलर अगर 2 से 3 सेकंड के अंदर नॉर्मल हो जाता है, पहले की तरह हो जाता है, तब तो इसका मतलब है कि कैपिलरी रिफिल टाइम नॉर्मल है। और अगर ये नॉर्मल नहीं होता, इससे ज्यादा समय लगाता है, तो इसका मतलब है पर्सन में सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। या तो उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं, यानी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है। या फिर हो सकता है पर्सन के अंदर ब्लड की मात्रा, फ्लूइड की मात्रा, लिक्विड की मात्रा नॉर्मल से कम है, या किसी और प्रकार की ब्लड वेसल रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो याद रखिएगा, नॉर्मल कैपिलरी टाइम, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम आपसे पूछ लिया जाए तो 2 से 3 सेकंड से ये कम होना चाहिए। और इससे ज्यादा अगर ये होता है तो इसका मतलब है पर्सन के अंदर पुअर परफ्यूजन है, पेरिफेरल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nurse is caring for a patient experiencing acute respiratory failure. Nurse will focus on resolving which of the following? इनमें से किसी क्लाइंट को अचानक रेस्पिरेशन फेलियर होने पर कौन सी फाइंडिंग्स मिलेंगी और उन्हें हमें ट्रीट करने पर ध्यान देना होगा? ऑप्शंस आर हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैप्निया। ऑप्शन बी हाइपर ऑक्सीमिया, हाइपोकैप्निया, हाइपरवेंटिलेशन। ऑप्शन सी हाइपरवेंटिलेशन, हाइपरटेंशन, हाइपोकैप्निया। ऑप्शन डी हाइपोटेंशन, हाइपरऑक्सीमिया,
hypercapnia. The right answer is option A, hypoventilation, hypoxemia, hypercapnia. हाइपोवेंटिलेशन का मतलब है क्लाइंट के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, पर्सन सांस नहीं ले पाएगा, और यही कंडीशन रेस्पिरेटरी फेलियर भी है। और इस कंडीशन के होते ही हम तुरंत क्लाइंट को हाई फॉबलर्स पोजीशन देंगे, यानी कुछ इस प्रकार से बैठाएंगे ताकि उसके लंग्स को पूरी तरह से फैलने के लिए स्पेस मिले और ज्यादा से ज्यादा गैस लंग्स में जाए ताकि पेशेंट में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए। तो हाइपोवेंटिलेशन होगा, इस चीज को हमें ध्यान देना है और तुरंत सॉल्व करना है। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो आप क्लाइंट को ऑक्सीजन लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा टर्म दिया गया है हाइपोऑक्सीमिया। हाइपोऑक्सीमिया का मतलब होता है कि क्लाइंट की ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी का हो जाना। क्लाइंट के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाना हाइपोक्सीमिया कहलाता है। तो जैसे ही हम सैचुरेशन चेक करेंगे और ऑक्सीजन का लेवल कम मिलेगा तो तुरंत हम इस क्लाइंट को ऑक्सीजन शुरू करेंगे। और दूसरी लास्ट चीज है हाइपर कैप्निया। हाइपर कैप्निया का मतलब है क्लाइंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाना, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा पर्सन में रेस्पिरेशन के लिए रेस्टलेसनेस देखी जाएगी और तुरंत हमें सभी इक्विपमेंट्स अवेलेबल करवाने हैं, पोजीशन देनी है, ऑक्सीजन देनी है। तो हमें यहाँ पर इन तीन चीजों को आइडेंटिफाई करना है और इसे ही ट्रीट करके रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन हमारी स्किन के अंदर पाया जाता है। अगर किसी क्लाइंट की बॉडी में आरबीसी की संख्या बढ़ती है तो इससे ब्लड की विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, यानी आरबीसी का बढ़ना ब्लड के गाढ़ेपन को, थिकनेस को या विस्कोसिटी के बढ़ने को बताता है। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। याद रखिएगा, हीमोफीलिया इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है। किसी भी हेल्दी पर्सन में टोटल बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% ब्लड वॉल्यूम होता है। मेल के अंदर एग्जैक्ट कहें तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर तक ब्लड होता है। न्यूबॉर्न बेबीज की बात की जाए तो टर्म पीरियड पर जन्म लिए बच्चों में 80 ml पर केजी तक ब्लड वॉल्यूम होता है, जबकि प्री टर्म बेबीज के अंदर 100 ml पर केजी के आसपास ब्लड देखने को मिलता है। तो हम एग्जैक्टली आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं 80 ml पर केजी के आसपास नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम देखा जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है। ब्लड में क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है। यस, 0.6 से लेकर 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MMR vaccine provides protection against all the following disease except। MMR वैक्सीन इनमें से किस डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देता, ये आपको बताना है। मम्स, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, रूबेला, मीजल्स। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। याद रखिएगा, एमएमआर वैक्सीन जो है मीजल्स, मम्स, रूबेला, इन तीन कंडीशन से प्रोटेक्शन देता है। मीजल्स, मम्स, रूबेला।
मीजल्स वैक्सीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मीजल्स वैक्सीन एक लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है और इसकी डोज 0.5 ml होती है। इसे हम सबक्यूटेनियस रूट से अपर आर्म में लगाते हैं और इसे तैयार करने के लिए डिस्टिल वाटर या स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। मीजल्स वैक्सीन की जो फर्स्ट डोज है वो 9 मंथ्स पर लगाई जाती है और याद रखिएगा इस वैक्सीन के कारण बच्चों में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल वार्मिंग कॉजेस। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ क्लाइमेट, रिड्यूस फूड प्रोडक्शन, increased sea level resulting floods, all of the above correct. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर नॉर्मल से धीरे धीरे बढ़ते चले जाना और अगर हमारे एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट में टेम्परेचर राइज होगा तो इससे क्लाइमेट ड्राई होगा, ड्राइनेस बढ़ेगी। इसके अलावा फूड का प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाएगा और सी लेवल बढ़ने के कारण यानी जहां पर बर्फ मौजूद है वो पिघलेगी और बर्फ पिघलने के कारण जो बाढ़ आने का खतरा है, फ्लड्स होने का खतरा है, वो भी बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग होने पर ये तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आदि को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज invasion and multiplication of bacteria in blood stream known as। किसी भी बैक्टीरिया का हमारे ब्लड में पहुंचना और अपनी संख्या को बढ़ाना क्या कहलाता है? द राइट आंसर इज सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है ब्लड में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन होना, यानी किसी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया का ब्लड में एंटर होकर अपनी संख्या को बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट, एस्पिरिन फॉर्म्स thromboxane A2 in platelets and prolongs bleeding time। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एस्पिरिन मेडिसिन किस प्रकार से ब्लीडिंग टाइम को बढ़ाती है तो आप बताएंगे एस्पिरिन मेडिसिन प्लेटलेट्स के अंदर थ्रोम्बोक्सिन A2 नाम का सब्सटेंस बनाती है जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट, ब्लड का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण होता है। हमारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड बहता है और इसका एग्जैक्ट कलर स्कारलेट रेड होता है। वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और इसे हम पर्पल रेड कलर के ब्लड के रूप में जानते हैं। आर्टरी और वेन के ब्लड में जो कलर डिफरेंस है वो हमेशा ऑक्सीजनेशन के कारण आता है। ब्लड एक वेस्क्यूलर या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा टिश्यू टाइप जो पाया जाता है वो है कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। स्पेसिफिकली बोले तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल कितना होता है? यस एग्जैक्टली 2.5 से लेकर 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच। 2.5 से लेकर 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच यदि ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल है तो ये चीज बिल्कुल नॉर्मल मानी जाएगी। हमारे ब्लड में प्लाज्मा और सेल्स दोनों पाए जाते हैं। ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है वो तो प्लाज्मा कहलाता है जिसमें 90% से ऊपर पानी पाया जाता है, जबकि सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं और ये टोटल ब्लड का
45% पार्ट ऑक्यूपाई करती है। अगर इस प्लाज्मा पार्ट के अंदर मौजूद क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया जाए, जो रिमेनिंग सॉल्यूशन बचेगा उसे हम सीरम का नाम देते हैं। ब्लड प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को यदि निकाल दिया जाए तो रिमेनिंग सॉल्यूशन को आप सीरम का नाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलिपस इक्विनस कॉमनली नोन एज। कैलिपस इक्विनस को हम किस और नाम से भी जानते हैं? क्लब फुट, डायबिटिक फुट, फ्लैट फुट, एथलीट्स फुट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लब फुट। इस चीज को इस तरह से समझिएगा, नॉर्मली किसी पर्सन के अंदर जो उसका फुट होता है वो इस प्रकार से रहता है, लेकिन अगर ये फुट बिल्कुल सीधा ना होकर अंदर की तरफ मुड़ा हो, बाहर की तरफ मुड़ा हो, या फिर हील वाला एरिया ही जमीन पर टच हो सके, बाकी ये आगे वाला पोर्शन ऊपर हवा में रहे, या फिर आगे वाला पोर्शन जमीन के टच में रहे और पैर हमेशा पीछे वाला ऊपर रहे, तो इस तरह से अगर किसी में एबनॉर्मलिटी होती है, फुट की एबनॉर्मलिटी होती है, लोअर लिम्ब के लोअर पार्ट की एबनॉर्मलिटी होती है, तो इसे आप क्लब फुट का नाम देते हैं। कैलिपस इक्विनस क्लब फुट के नाम से जाना जाता है। इसमें पर्सन का जो फुट वाला हिस्सा है वो नॉर्मल नहीं होता, एबनॉर्मल होता है। ये कंडीशन जन्म के साथ ही देखने को मिलती है और इसका एग्जैक्ट कोज अननोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMNCI? IMNCI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस, इंडियन मेंटेनेंस ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस, integrated management of newborn and childhood illness, incorporated management of neonatal and childhood illness। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। एक बार फिर से समझिएगा, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। और IMNCI जो प्रोग्राम है ये वर्ष 2003 के अंदर आया था और बाद में इसे RCH यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ या नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर मिला लिया गया था और ये प्रोसेस हुआ था 2005 के अंदर। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस वर्ष 2003 में लॉन्च किया गया था और फिर 2005 में इसे NHM RCH के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ बर्थ एंड डेथ आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन। भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में हो जाना चाहिए? 1 महीने में, 1 साल में, 45 दिनों में या 21 दिनों में? ऑप्शन डी 21 डेज के अंदर। याद रखिएगा, इंडिया में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के अंदर आया था और इसी एक्ट में यह बताया गया है कि जन्म और मृत्यु दोनों का पंजीकरण 21 दिनों के अंदर हो जाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थैलेसीमिया डिजीज की। थैलेसीमिया एक हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन है। याद रखिएगा, हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन है। नेक्स्ट आपको बताना है किसी भी पर्सन के टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट भाग फ्लूइड या वाटर की प्रेजेंस के कारण होता है? अडल्ट, चिल्ड्रन,
और ओल्ड एज, इन तीनों में आपको ये बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों की। तो आप नोट कर सकते हैं, बच्चे के शरीर के कुल वजन का लगभग 80% भाग वाटर के कारण होता है, पानी के कारण होता है, फ्लूइड का कारण होता है। तो हम सिंपली कहें तो कह सकते हैं 80% पानी होता है। और अडल्ट की बात की जाए तो 60% टोटल बॉडी वेट का वाटर के कारण होता है। और ओल्ड एज में बात की जाए तो ये कुछ कम हो जाता है, लगभग 50%। तो इन तीनों ही पॉइंट्स को याद रखेंगे। अडल्ट 60% टोटल बॉडी वेट का वाटर होता है, चिल्ड्रन में 80% और ओल्ड एज के अंदर 50%। ब्लड की नॉर्मल पीएच 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होती है, यानी कि ब्लड जो है स्लाइटली एल्केलाइन होता है। ब्लड की विस्कोसिटी वाटर से 5 गुना ज़्यादा होती है, यानी पानी की तुलना में ब्लड 5 गुना ज़्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो 1.050 से लेकर 1.069 तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ब्लड को स्टोर करने के लिए 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बेस्ट माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट सीरम लेवल्स रिवाइज करेंगे क्विकली। अगर आपसे पोटेशियम का नॉर्मल लेवल पूछा जाए तो आप बताएंगे 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मैग्नीशियम का लेवल पूछा जाए तो आप बताएंगे 1.6 से 2.6 mg पर dl। PO4 माइनस का लेवल होगा 2.6 से 4.5 mg पर dl। Cl माइनस का लेवल होगा 97 से लेकर 107 MEQ per L. Take a screenshot for your revision. Next question is full form of VDRL is। इनमें से VDRL की फुल फॉर्म क्या होती है? वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, वायरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, वेनेरियल डायग्नोसिस रिसर्च लेबोरेटरी, वेजाइनल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। यस एग्जैक्टली, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, VDRL का फुल फॉर्म होता है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। और याद रखिएगा, VDRL टेस्ट का इस्तेमाल सिफिलिस जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए इस्तेमाल होता है। सिफिलिस डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए VDRL नामक टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in how many years the IUCD 380 and 375 is applied। आपको यहाँ पर दो IUCD के एग्जाम्पल दिए गए हैं, 380 और 375। ये इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक बार लगाने पर कितने समय तक प्रेगनेंसी नहीं होने देते, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं? ऑप्शंस आर 8 और 4 साल, 5 10 साल, 10 5 साल, 10 4 साल। यहाँ पर 380 कितने दिनों के लिए प्रेगनेंसी को रोकेगा, 375 कितने दिनों तक प्रेगनेंसी को रोकेगा, ये आपको बताना है। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसके अंदर कॉपर टी 380 जो है ये 10 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन क्रिएट कर सकता है, जबकि कॉपर टी 375 ये 5 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन क्रिएट कर सकता है। और ये दोनों ही चीजें प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट है। आइए
आईयूसीडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी वुमेन के यूट्रस में यदि कोई मेटल से बना टी शेप इक्विपमेंट इंसर्ट किया जाए तो आप उसे यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहेंगे। बेसिकली ये जो आईयूसीडी है 3 टाइप से कैटेगराइज किए गए हैं, जनरेशन 1, 2 एंड 3। जब किसी वुमेन के अंदर आईयूसीडी लगा दिया जाता है तो इसकी प्रेजेंस के कारण वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और कॉन्ट्रासेप्शन क्रिएट होता है। दूसरा, इन डिवाइसेस के अंदर जो मेटल यूज किया जाता है, कॉपर आदि, ये स्पर्म्स को किल कर देते हैं, यानी स्पर्मिसीडल नेचर के होते हैं, इससे भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसके अलावा जो सर्वाइकल म्यूकस है उसे ये डिवाइस इतना ज्यादा थिक कर देते हैं कि इनकी प्रेजेंस में जो स्पर्म है वो मूवमेंट करके आगे यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और कंसेप्शन नहीं होता। इसके अलावा यूट्राइन बॉडी को ये अनफेवरेबल बना देते हैं और अगर किसी वजह से भी फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो ये ओवम को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट नहीं होने देते। तो ऐसा करके ये डिवाइसेस जो हैं कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रेगनेंसी को रोकते हैं। जनरेशन 1 इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो थे मेटल से नहीं बने थे, इसमें मेडिकेशन नहीं थी और इनमें कोई हार्मोन नहीं था। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन आईयूसीडी नॉन मेटेलिक, नॉन मेडिकेटेड, नॉन हार्मोनल थे। एग्जाम्पल की बात करें तो लिपेस लूप एंड ग्राफियनबर्ग रिंग। लिपेस लूप एस शेप के डिवाइसेस थे, जबकि ग्राफियन रिंग जो थी वो राउंड शेप स्ट्रक्चर थी। और याद रखिएगा फर्स्ट जनरेशन में इस प्रकार के आकार के जो आईयूसीडीज इस्तेमाल किए गए उसके कारण इनकी जो एक्सपेल्शन रेट थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन आईयूसीडी के बारे में। ये बायोएक्टिव सब्सटेंसेस से बनी थी, मेटेलिक थी, नॉन मेडिकेटेड थी और नॉन हार्मोनल थी। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन आईयूसीडी के बारे में। ये मेटेलिक हैं, मेडिकेटेड हैं, हार्मोनल है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो मेरिना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज group of population living in a fixed geographical area known as। किसी निश्चित जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों का समूह क्या कहलाता है? नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। यस, आप सभी बिल्कुल सही हैं। इसे कम्युनिटी कहा जाता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है और कम्युनिटी से कुछ भी चीज आपसे पूछी जाती है तो आप तैयार रहें। इसी उद्देश्य से हम छोटी सी छोटी चीज को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अ फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड कम्युनिटी। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन्स हमारी बॉडी में पाए जाने वाले केमिकल मैसेंजर्स हैं और ये बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। साइटोकाइनिन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, दे प्रमोट इन्फ्लामेशन इनटू आवर बॉडी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल कितना होता है। ये 6 to 8 ग्राम पर डीएल के बीच नॉर्मल माना जाता है। एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है, इसका नॉर्मल लेवल 4.3 ग्राम पर डीएल माना जाता है। हमारी बॉडी के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर का रेगुलेशन एल्ब्यूमिन के द्वारा ही किया जाता है। अगर शरीर में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जाए तो इसकी कमी के कारण ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा और ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से शरीर में एडिमा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, इसकी नॉर्मल मात्रा 2.3 ग्राम पर डीएल होती है। हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशो
2:1 रहता है, जो कि नॉर्मल माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड की सेल्स के बारे में। ब्लड में टोटल 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी। डब्ल्यूबीसी को आप ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं और इसकी नॉर्मल संख्या 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होती है। प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं और इसका नॉर्मल नंबर 1.5 से 4 लाख पर क्यूबिक एमएम के बीच होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, इसकी नॉर्मल संख्या 4 से 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है और आरबीसी को आप इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। क्विकली रिवाइज करेंगे आयरन का नॉर्मल लेवल। मेल्स के अंदर यदि 67 से 175 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर आयरन मौजूद है तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। डेसीलीटर वर्ड आप जहां भी पढ़े इसका मतलब है 100 ml की बात की जा रही है। 100 ml में इतनी मात्रा यदि आयरन की है तो ये नॉर्मल है। फीमेल के लिए 50 से 150 mcg पर dl माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल आयरन लेवल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which vaccination should be given to workers who deal with biomedical waste? अगर किसी वर्कर को बायोमेडिकल वेस्ट के साथ डील करनी पड़ती है तो उसे इनमें से कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए? यानी ऐसा कोई भी स्टाफ या व्यक्ति जो बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करता है, सेग्रीगेट करवाता है, डिस्पोज करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, तो उसे कौन सा वैक्सीन लगवा लेना चाहिए? HBsAg, टिटनेस, रेबीज, ऑप्शन ए एंड बी बोथ। यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी यानी HBsAg और हेपेटिटनेस ये दोनों वैक्सीन लगवा लेने चाहिए। हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है उसे हम बायोमेडिकल वेस्ट के रूप में जानते हैं और इस वेस्ट के रख रखाव, डिस्पोज आदि करने वाले सभी व्यक्तियों को ये दोनों वैक्सीन लगाने चाहिए ताकि इनमें इन डिजीज का ट्रांसमिशन ना हो पाए। आप हमेशा से ये टर्म पढ़ते हैं HBsAg पॉजिटिव। पहले तो जो पेशेंट हॉस्पिटल में आते थे और HBsAg पॉजिटिव हुआ करते थे तो उनके बेड के ऊपर ही हम एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया करते थे कि ये पेशेंट HBsAg पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस से सफरिंग है। तो इस पेशेंट के पास कोई भी पर्सन, कोई भी डॉक्टर या स्टाफ जाता था तो वो अपनी पूरी प्रोटेक्शन रखते हुए इसको केयर प्रोवाइड करता था ताकि ये डिजीज उसमें ट्रांसमिट ना हो जाए। तो HBsAg इसका फुल फॉर्म आप चाहे तो लिख सकते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। क्या बोलते हैं इसे? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो HBsAg कह दीजिए या फिर आप इसे हेपेटाइटिस बी कह दीजिए। तो इस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी और टिटनेस के वैक्सीन दोनों लगवाने चाहिए। हेपेटाइटिस बी, इसके बारे में आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो 0.5 ml की डोज के रूप में लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर किया जाता है यानी कि 90 डिग्री एंगल से डीप मसल्स में इसे लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय सेक्सुअल एब्यूज? इनमें से सेक्सुअल एब्यूज की परिभाषा कौन सी है? Sexual abuse is any sexual activity carried out with a person's will। ऐसी कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी जो कि पर्सन की इच्छा के साथ कैरी की जा रही हो। ऑप्शन बी, सेक्सुअल एब्यूज इज एनी सेक्सुअल एक्टिविटी carried out for a person's will
किसी व्यक्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए की गई कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी। ऑप्शन सी, सेक्सुअल एब्यूज इज एनी सेक्सुअल एक्टिविटी कैरिड आउट अगेंस्ट अ पर्सन विल, व्यक्ति की इच्छा के बिना उसके साथ की गई सेक्सुअल एक्टिविटी। या फिर ऑप्शन फोर, नन ऑफ द अबव। यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। सेक्सुअल एब्यूज का मतलब होता है ऐसी कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी जो पर्सन की इच्छा के बिना की जाए, पर्सन की इच्छा के बिना उसके साथ की गई कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी सेक्सुअल एब्यूज कहलाती है। नेक्स्ट आपको बताना है, प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और रिहैबिलिटेटिव केयर टू कम्युनिटी इन देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। किसी भी समुदाय के लोगों को उन्हीं के समुदाय में जाकर प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और रिहैबिलिटेटिव केयर का देना किस नाम से जाना जाता है? कम्युनिटी में जाकर कम्युनिटी के लोगों को प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, रिहैबिलिटेटिव केयर देना क्या कहलाता है? यस एग्जैक्टली, इट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नॉर्मल सीरम ब्लड यूरिया लेवल? हमारे शरीर में नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल कितना होता है? यस इट इज 20 टू 40 mg पर dl, 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 20 टू 40 mg पर dl। नेक्स्ट आपको बताना है, रिवर ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है? शरीर की नदी किसे कहा जाता है? यस इट इज ब्लड। ब्लड इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ बॉडी। नेक्स्ट आपको बताना है, नॉर्मल बर्न लेवल कितना होता है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल कितना होता है? यस आप बिल्कुल सही हैं। 8 से लेकर 25 के बीच नॉर्मल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल होता है। 8 टू 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर यदि है तो नॉर्मल लेवल है। नेक्स्ट आपको बताना है, नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल। अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल कितना होता है? यस 0.1 से लेकर 1.3 mg पर dl नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल माना जाता है। 0.1 से लेकर 1.3 mg पर dl टोटल नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल माना जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है, नॉर्मल डायरेक्ट बिलीरुबिन लेवल कितना होता है? यस 0.0 से लेकर 0.3 के बीच में नॉर्मल डायरेक्ट बिलीरुबिन लेवल माना जाता है। लास्ट आप बताएंगे इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का नॉर्मल लेवल। यस 0.2 से लेकर 1.2 mg per dl is a normal indirect normal bilirubin level. Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.